बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। HBL PSL की स्पेशल ट्रांसमिशन हमसे क्रिकेट में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरा नाम है अनम अहमद एंड दिस ट्रांसमिशन इज प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल, पावर्ड बाय कॉलगेट एंड हायर एंड स्पॉन्सर्ड बाय यूफॉन। आज जो मैचेस होने हैं उसके बारे में भी हम बताएंगे, लेकिन कल जो ज़बरदस्त और बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हुआ है पिंडीज़ वर्सेस कराची किंग्स के दरमियान, जिसमें पिंडीज़ को शिकस्त हुई है, दूसरी शिकस्त का मज़ा उन्होंने चखा है और कराची किंग्स मुसलसल फतूहात समेटने में कामयाब हो रही है। पिंडीज़ ने पहले बैटिंग की क्योंकि कराची ने टॉस जीता था, पहले बैटिंग की दावत दी थी। 197 रन बनाए, 198 का टारगेट दिया था, लेकिन बड़े आखिरी ओवर में कराची किंग्स ने जाके यह हदफ अबूर कर लिया। और एक शख्स है जिसकी तारीफ करनी बनती है, वो है आज़िम खान। उनकी तरफ से शानदार इनिंग्स खेली गई, इसकी बदौलत 198 रन का हदफ जो है 5 विकेटों के नुकसान पर आखिरी ओवर में कराची किंग्स हासिल करने में कामयाब हो गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने दूसरी तरफ जो मैच खेला गया उसमें कोयटा ग्लैडिएटर्स को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी थी, जिसके बारे में हमने कल बात भी की थी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत के लिए 184 रन का हदफ दिया था, फिर जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 184 रन का हदफ बाआसानी 19वें ओवर में हासिल कर लिया था। इस मैच पर हमने बात कर ली थी। एक और मैच जो कि आज होना है, मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है क्योंकि लाहौर जो है वो थोड़ा सा उसकी टीम में प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। प्रॉब्लम्स इन द सेंस कि जब से लाहौर का पिछला मैच हुआ है कराची के साथ, कंट्रोवर्सीज लाहौर के साथ जुड़ गई हैं। अब उस कंट्रोवर्सी से निकलकर लाहौर क्या परफॉर्म कर पाएगा, इस पर भी हम बात करेंगे। और जो स्टार बैटर है लाहौर कलंदर्स के, आपको पता है कि फ़खर जमान पर पाबंदी लगी थी 2 मैचेस की, उन्होंने इस पर अपील भी की थी जिसको मुस्तरद कर दिया गया था। तो 2 मैच में फ़खर जमान जो है वो अवेलेबल नहीं होंगे, ऑल्दो फ़खर जमान की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि शायद वो कोर्ट से रुजू भी करने वाले हैं। तो ये मामला, ये ऊंट किस करवट बैठेगा, ये देखना बाकी है। इसी सारे मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। क्रिकेटर यासिर हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद ओवैस और हमारे नुमाइंदे उस्मान खान भी हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम करेंगे आप सबको। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग खैरियत जी? अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम एंजॉय कर रहे हैं? मौसम तो बहुत अच्छा है। और आते हुए कोई कुछ नहीं लेके आया भाई, मौसम की मुनासबत से आते हुए कुछ ले आता है? वो मैंने वो दिए हुए पकोड़े तल रहे हैं ऐसे। अच्छा, सबसे पहले तो मुबारक हो आपको, आपकी कल कराची जीत गई, हम लोगों ने पिंडी को पकड़ा था। इसका मतलब यासिर भाई आप पिंडी ना चूज करना। यासिर भाई आप नहीं, मैंने तो कराची बोला था। आपने कराची बोला था? मैंने कराची बोला। यस, यासिर भाई ने कराची बोला था। ओवैस असल में ना अपनी वो चीज बौखलाहट का शिकार हो गया, बौखलाहट का शिकार है। उस्मान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। उस्मान, सबसे पहले तो आपको वेलकम भी करेंगे और साथ साथ मैं चाहूंगी थोड़ा सा मौसम के बारे में बताएं, क्योंकि एक मैच ऑलरेडी मौसम की नजर हो चुका है और आज जो खबरें हमारे तक पहुंची हैं वहां पर मौसम जो है वो अबर आलूद है, बल्कि बारिश भी हो रही है। इस वक्त क्या अपडेट है मौसम की, सबसे पहले तो वो बताएं। बिल्कुल आपके तक सही खबरें पहुंची हैं, क्योंकि लाहौर के अंदर अभी भी गहरे बादलों का राज है और अब से कुछ देर पहले यहाँ पर बूंदाबांदी भी हुई थी और कवर्स कर दिए गई है कज़ाफ़ी स्टेडियम की पिच को। और अब से कुछ देर बाद टॉस शेड्यूल है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई इतनी तेज़ बारिश नहीं हुई थी लाहौर में और एक एहतियात के तौर पर जो ग्राउंड स्टाफ है उन्होंने एक पिच को कवर कर दिया था और उम्मीद ये की जा रही है कि मैच शेड्यूल के मुताबिक शुरू हो जाएगा। गो के आज 2 टीमों के प्रैक्टिस सेशन थे वो ज़रूर मनसूख हो गए हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की टीमों ने आज प्रैक्टिस करनी थी LCCA ग्राउंड में, लेकिन लाहौर का जो LCCA ग्राउंड है वहाँ पर पानी जमा था, जिसकी वजह से प्रैक्टिस जो सेशन था वो गीली आउटफील्ड होने की वजह से मनसूख करना पड़ा है। अच्छा, ठीक है। और एक्सपेक्टेशन यही है कि शायद मैच हो जाए, अभी ग्राउंड की सूरत हाल जो वो बेहतर है। मैं चाहूँगी कि हम डिस्कशन को शुरू करने से पहले अगर एक नज़र पॉइंट्स टेबल पर डालें तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी ज़रा मामलात को डिस्कस करना, कौन सी टीम कहाँ पर स्टैंड कर रही है। तो ज़रा पॉइंट्स टेबल दिखाएं। सबसे ऊपर है जी कराची किंग्स, जिसने 3 मैचेस खेले और तीनों ही जीते। 6 पॉइंट्स है कराची किंग्स के। मुल्तान सुल्तान्स का दूसरा नंबर है, जिसमें मुल्तान सुल्तान्स के 2 ही मैचेस हुए और उसने दोनों मैचेस अपने जीते हैं। फिर पेशावर ज़ल्मी 2 मैचेस हुए, 1 मैच जीता, 1 जो है वो बारिश की नज़र हुआ। तो 3 पॉइंट्स पेशावर ज़ल्मी के। सेम गोज विद इस्लामाबाद यूनाइटेड, उन्होंने 1 मैच जीता, 1 मैच बारिश की नज़र हुआ। फिर लाहौर कलंदर्स 2 मैचेस खेलकर 2 पॉइंट्स लाहौर कलंदर के हिस्से में आए, क्योंकि 1 मैच उन्होंने हारा है कराची किंग्स के अगेंस्ट। फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स 3 मैचेस खेले, जिनमें से 1 जीता और 2 हारे। रावलपिंडीज़ की बात करें तो फिर रावलपिंडीज़ ने 2 मैचेस खेले और दोनों ही जीते हैं, यानी कोई पॉइंट नहीं है। जो नई टीमें हैं, हैदराबाद की बात करें तो वहाँ पर भी उन्होंने 3 मैचेस खेले हैं और तीनों ही अपने मैचेस उन्होंने लूज़ किए हैं। तो जनाब ये है पॉइंट्स टेबल का अहवाल। यासिर भाई, ये जो नई टीम्स हैं इनसे शुरुआत कर लेते हैं।
बॉटम पे हैं दोनों टीम्स और अभी तक खाता भी नहीं खोल सकी हैं। कितना डिसअपॉइंटिंग होगा जो उम्मीदें लगाए बैठे थे जो नई टीम्स हैं उनसे? डेफिनेटली महंगी डिसअपॉइंटिंग। तरीन टीम्स हैं। जी जी बिल्कुल, डेफिनेटली महंगी तरीन टीम्स हैं, डिसअपॉइंटिंग तो है, बट एट द सेम टाइम ये दे अंडरस्टैंड कि इट्स अ बिग लीग और ऑब्वियसली इसमें प्रेशर होता है। बट इतना अरसा हो गया, इतने अरसे से लीग हो रही है, तो उनको ये जानना चाहिए कि यार नो डाउट बैटिंग जो है वो मैचेस जिताती है, लेकिन आप जब तक मोमेंटम ब्रेक नहीं करते अगले की बैटिंग का, उस वक्त तक आप मैच जीत नहीं सकते। इसी को मैं मर्ज करता हूँ रात वाले मैच के साथ। अगर पिंडीज की आप बॉलिंग देखें तो बॉलिंग में उन्होंने वो मोमेंटम नहीं हासिल कर सके कि जहाँ से वो मैच जीत सकते थे। अगर आप आमिर को देखें, नसीम शाह को देखें, दे आर एस बॉलर्स और उनके वो मैच विनिंग बॉलर्स हैं और उनके विकेट टेकर हैं, लेकिन कहीं पे भी उन्होंने इस तरह के ब्रेक थ्रू नहीं दिया कि वो मैच में वापस लेके आए। जहाँ पे उनको थोड़ा सा नज़र आया कि यार वो मैच में वापस आ रहे हैं, तो वहाँ पे आजम खान ने एक ब्रिलियंट इनिंग खेली है। परसों हमने बात की थी उसके बारे में, मैंने आपसे बात की थी, अगर आपको याद हो। चले तो चांद तक, चले तो चांद तो वो अब देखें, एक क्रिकेटर जो होते हैं ना, इस तरह के जो क्रिकेटर होते हैं, आजम खान हो गए, शर्जील खान हो गए, जो कि स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, जो कि पावरफुल हैं, उनके पास अगर दिमाग आ जाए, पावर हिटिंग के लिए जाने जाते हैं ना जी आजम जी, खान। और अगर वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो वो फिर लिथल हो जाते हैं, वो फिर अनस्टॉपेबल होते हैं। कल मतलब ये ना कि कभी कभी इस्तेमाल करते हैं दिमाग का लेकिन इस बार देखें, इस बार 100% है रेशियो दिमाग के इस्तेमाल करने का। शर्जील को भी जो मैंने देखा था पहले मैच में, तो वो 6-7 बॉलें पहले आराम से उन्होंने सिंगल रन बॉल किया, उसके बाद 1, 2, 3 और ठक 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 शुरू हो जाता है। तो यही है कि दोनों टीमें जो है नई हैं। हैदराबाद किंग का भी अगर आप देखें तो वो भी 214 और 226 करके भी हारे। तो आई मीन दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क कि उनको ऐसा उनको स्ट्रेटेजी चाहिए कि मोमेंटम को ब्रेक करें। जब तक आप T20 में मोमेंटम को ब्रेक नहीं करेंगे, आप मैच में वापस नहीं आ सकते, मैच जीत नहीं सकते। और मैच को फिनिश नहीं कर पा रही हैं, जो दोनों टीम्स में लैग कर रहा है कि आप बड़ी जगह पे मोमेंटम आप बना भी लेते हैं, अपनी तरफ मैच को कर भी लेते हैं, और आखिरी ओवर तक जाने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं फाइट हो रही है, दोनों तरफ खींचातानी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अवैस मैच फिनिश ये दोनों टीम्स जो बॉटम में वो नहीं कर पा रही हैं, चाहे वो 200 से ऊपर स्कोर चला जाए या 200 के करीब। देखिए कल का मैच पे अगर आप देखें तो बैटिंग ने इनको नहीं हरवाया, इनकी बॉलिंग ने हरवाया। जब आपके पास इतनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप मौजूद है, मैंने पहले भी जब टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा था मैंने कहा था कि ऑन द पेपर इवन ऑन द ग्राउंड आप देखो तो बड़ी एक अच्छी लीथल वेपन है, क्योंकि एक तरफ से आपका इकोनॉमी रेट अच्छा मेंटेन आमिर करते हैं, दूसरी तरफ से अटैकिंग ऑफ क्रिकेट नसीम शाह करते हैं, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है, क्योंकि इनके पास एग्रेसिव अप्रोच भी है, कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स खेलने वाले भी हैं। लेकिन कल जो सबसे बड़ा जो इशू आपको नजर आया वो था मिडल ओवर्स के अंदर, के इन्होंने एज सच कोई ब्रेक थ्रू ली नहीं। कराची 11.5 में कम से कम 150 टप चुके हुए थे। आजम खान की जो कैमियो की इनिंग्स थी, डेविड वार्नर कल मुझे बहुत अच्छे लगे कि जिस तरीके से वो लेके इस टीम को चले हैं। मोहम्मद वसीम की बात करें, उसने एक एग्रेसिव स्टार्ट दिया। मुझे पता थोड़ा सा लोग बात करते हैं कि एग्रेसिव वसीम को कंसिस्टेंटली इतने चांसेस क्यों मिल रहे हैं, बल्कि हैंड्रिक्स इनके पास पीछे मौजूद है जो कि साउथ अफ्रीका का प्लेयर है, बड़ा तगड़ा वो लड़का है। लेकिन वसीम का प्ले ऑफ स्टाइल ही ऐसा है, वो नेचुरल प्ले करेगा, वो आपको फ्री फ्लो ऑफ रन्स दे देगा, क्विक फायर रन्स भी कर जाता है। आपको याद हो मैंने एक बात की थी कि वो टीम है जो कि आराम से 200 सवा 200 भी कर सकती है, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर इनके पास मौजूद है, एक्सप्लोसिव है मिडिल ऑर्डर के अंदर। उसके बाद आप थोड़ा सा बीच के अंदर अगर आप आ जाए तो सबसे बड़ा जो इशू कल मुझे नजर आया था, एक तो मिडिल ओवर्स की बात करें, डेथ ओवर्स की बात करें, कोई एज सच इंप्रेसिव आपको परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। खास करके मोहम्मद आमिर की आप बात करें, लीड फ्रॉम द फ्रंट वो अटैक को कर रहे हैं। आप अगर थोड़ा सा बात कर लें इसको, डेरिल मिचेल की कर लें, ठीक है कल ने 3 खिलाड़ी जरूर आउट किए, लेकिन दूसरे एंड पे सबसे ज्यादा हर्ट हुआ नसीम शाह का इंजरी वाला, जो अल्लाह करे कि वो क्लियर हो, क्योंकि उनके स्कैन की भी रिपोर्ट ऑफिशियल आई नहीं है, वो बाहर चले गए, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं हर्ट करता है। तो डेथ ओवर्स के अंदर इन्होंने बहुत ज्यादा रन लीक किए, लेकिन हैट्स ऑफ टू डेविड वार्नर, सलमान अली आगा भी कल अच्छा खेले। उसके अलावा आप थोड़ा सा अगर बात करें आजम खान की, जो उसने कल इनिंग्स खेली है, दैट वाज द इनिंग्स। वो हमेशा कहते हैं ना कि ऐसे प्लेयर्स वो हैं जब, क्योंकि अगर इनको मैं कंपेयर करूं, नॉट कंपेयरिंग विद ग्रेट्स और ऑस्ट्रेलिया की टीम की कंपेयर नहीं कर रहा हूं, कुछ प्लेयर्स दुनिया के अंदर होते हैं जिनको सिर्फ इसलिए रखा होता है कि यार शायद वो 6 मैचेस के अंदर एक मैच वो ऐसा जितवाएंगे जो कि अनएक्सपेक्टेड मैच होगा, रोल ही ऐसा है, उसका रोल ही ऐसा है। ठीक है, आजम ने जो कल एक रोल प्ले किया है वो इतना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मुझे पता है कि लोग उसकी फिटनेस पे भी तनकीद करते हैं। वो कहता है कि मैं 10-15 kg उसने गिराया, लेकिन एक अच्छी बात लगी, रनिंग बिटवीन द विकेट्स उसकी काफी अच्छी हुई है, पता लगता है कि वो एजिलिटी उसके अंदर आई हुई है।
लेकिन जो कल उसने स्कोर किया दैट वाज रिक्वायर्ड एट टाइम, उसने मैच जितवा के दिया। और कराची, मैंने फिर बात की थी कि जो उनका डग आउट बैठा हुआ है, हैदर अजहर की बात कर लें, जो उनको टीम को अपना देखते हैं, इन लोगों ने सब बहुत मेहनत की है। जिस तरीके से उन्होंने टीम बनाई है, कंस्ट्रक्ट की है टीम को, दैट शोज के वो परफॉर्मेंस नजर भी आ रही है। वो टीम पॉइंट्स टेबल पर सबसे ऊपर भी है और कोई मैच उन्होंने लूज नहीं किया है, कोई मैच जाने नहीं दिया है। उस्मान, आपने आप किस तरह से देखा आपने कल आजम खान की इनिंग्स को, आप कैसे एनालाइज करेंगे और ओवरऑल दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस को भी? आई थिंक आजम खान ने तो कल कमाल की इनिंग्स खेली है, क्योंकि थोड़ा सा लकी भी रहे हैं, 3 कैचेस उनके ड्रॉप हुए हैं और लेकिन इसके बावजूद ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। लेकिन आजम खान ने जिस अंदाज में बैटिंग की है वो तारीफ़ के लायक है और सिंगल हैंडल्ड ही कराची किंग्स को मैच जितवाया है, क्योंकि शुरू के अंदर कराची किंग्स का जो नेट रन रेट था और जो रन रेट चल रहा था उनका रन बॉल, वो काफ़ी पीछे चल रहा था। अगर आप रावलपिंडी के पहले 10 ओवर्स को कंपेयर करें तो मुश्किल लग रहा था, लेकिन ऐसी सिचुएशन में आके डेविड वार्नर के साथ उन्होंने जिस अंदाज में पार्टनरशिप लगाई है और फिर 6 छक्के और 6 चौके भी लगाए, तो वहां से साबित होता है एक प्लेयर का कैलिबर। गो के उनकी फिटनेस के ऊपर काफ़ी सवालात उठते रहते हैं और अब भी कहा जा रहा है कि पीएसएल से पहले उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन की है अपनी बॉडी के ऊपर और थोड़ा सा वर्कआउट किया है। हार्डली कोई 7 से 8 केजी बताया जा रहा है कि उन्होंने कम भी किया अपना वेट। लेकिन अगर आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में आना है तो इससे ज़्यादा आपको फिटनेस के ऊपर काम करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हमें रावलपिंडीज़ के जो बॉलर्स हैं, ख़ास तौर पर मोहम्मद आमिर की मैं बात करूँगा, सीनियर प्रो हैं और पहला मैच भी उनका ऑफ कलर रहा और दूसरा मैच भी उसके अंदर कोई उनकी उस तरह से, जिस तरह से उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उस हिसाब से उन्होंने बॉलिंग नहीं की है। शुरू के ओवर्स के अंदर भी उन्होंने रन्स लीक किए और फिर जब डेथ ओवर्स के अंदर आए बॉलिंग कराने के लिए तो उसमें भी मुश्किलात का शिकार दिखाई दिए। ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद आमिर थोड़ा सा प्रेशर में आए हुए हैं। शायद वो जो वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन के ऊपर जो उन्होंने हमारे जो कुछ मौजूदा क्रिकेटर्स के ऊपर उन पर जो तनकीद की हुई थी, उसका कुछ रिवर्स अटैक आपके ऊपर आ रहा है। अब वो खुद इसकी जद में आएंगे। क्रिकेट के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा आमिर को। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्रिकेट पे फोकस करना पड़ेगा और अपनी परफॉर्मेंस को थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि वो जो क्रिटिसिज्म दूसरों पर थे वो उन पर ना किया जाए। अच्छा, आपने आजम खान की फिटनेस के हवाले से बात की और रनिंग बिटवीन विकेट्स में उनको ज़ाहिर है फिर भी प्रॉब्लम, जितना भी उन्होंने काम किया अभी भी उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। मैं इस पर बात करना चाहूँगी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे। ऑलराइट जी, ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। ब्रेक पर जाने से पहले आजम खान की बात हो रही थी और उनकी फिटनेस के हवाले से यासिर भाई बात कर रहा था। जिस तरह उस्मान ने भी कहा कि उन्होंने अपनी फिटनेस पर बहुत काम किया है, बहुत ज़्यादा वेट जो है वो लूज़ किया है। ठीक है, उनको और भी ज़्यादा करने की ज़रूरत है, लेकिन अभी भी उनको रनिंग बिटवीन विकेट्स में प्रॉब्लम होती है। सारे रन्स आप खड़े होकर नहीं बना सकते। ठीक है, एक दफ़ा बना रही है, 2 दफ़ा इनिंग्स आप ऐसी बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन हर इनिंग्स आप इस तरह बिल्ड नहीं कर सकते। देखें, ये तो ऐसी चीज़ है, रनिंग बिटवीन द विकेट हो गई या फील्डिंग हो गई, ये एक इंडिविजुअल का अपना एक पर्सनल एफर्ट होता है जो वो करता है तो वो ये चीज़ इम्प्रूव कर सकता है। मेरे ख्याल से उसको जितना जितना एहसास होगा कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर हिम एंड फॉर द टीम ही इज़ प्लेइंग, और ऑब्वियसली कि जब जितना उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होगी कि यार उसको भी अपनी इम्पोर्टेंस का पता चलेगा। अभी कल की इनिंग्स से मेरे ख्याल से उसके और भी साइकोलॉजिकल लॉक खुल जाने चाहिए जिस तरह उसने फिनिश किया गेम को। और मतलब वो एक डिफरेंट लग रहा था दोनों टीम्स में। ही वाज यू नो, उसकी जो इनिंग थी वो एक डिफरेंस थी बिटवीन बोथ द टीम्स। और मेरे ख्याल से इट इज़ द मोस्ट रेलेवेंट परफॉर्मेंस इन T20 फॉर्मेट और किसी भी लीग में ये बड़ा वैल्यूएबल है। देखिए, अगर पाकिस्तान को T20 में ऐसा अगर हमें फिनिशर मिल जाता है और हम उसको यूटिलाइज करते हैं और वो पाकिस्तान को इस तरह के मैचेस आईसीसी में, हमें आईसीसी ट्रॉफीज़ में हमें प्रॉब्लम है ना, साल 2 साल बाद फिर वर्ल्ड कप है, राउंड द कॉर्नर होता है वर्ल्ड कप, अभी अगले साल वनडे का वर्ल्ड कप है उसके बाद। तो आज़म को खुद चाहिए, सोचना चाहिए कि कितना ज़रूरी है उसकी अपनी फिटनेस, उसके अपने लिए और पाकिस्तान के लिए। जब आप ये सोचना शुरू करते हैं कि यार मेरी प्रेजेंस पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है, तो फिर आप वो करते हैं चीज़ें जो अनबिलीवेबल। अच्छा, उसे उनको रियलाइज हो भी रहा है, जाहिर है, जिस तरह हमने शुरू में कहा कि वो वेट उन्होंने रिड्यूस किया भी है। वो आई थिंक उन्होंने बैट भी अपना
हैवी बैट से वो लाइट बैट पे शिफ्ट हो गए। अब ये किसने बोला? ये मैंने सुना है कि सुना, हाँ बिल्कुल सही। उस्मान से जरा मैं चाहूंगी कि मौसम के बारे में अब कहा जा रहा है कि शायद हल्की बारिश वहां पर शुरू हो गई। उस्मान, थोड़ी सी वेदर की अपडेट फिर से हमें दें। बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले बताया गया है कि बारिश वहाँ पर शुरू हो गई है कज़ाफ़ी स्टेडियम में और पिच को ढाँप दिया गया है, कवर्स कर दिए गए हैं और इम्कान यही है कि जो टॉस है वो ताख़ीर का शिकार हो सकता है क्योंकि अभी भी कज़ाफ़ी स्टेडियम के इतराफ़ में बारिश हो रही है और 6:30 बजे मैच का जो टॉस है वो शेड्यूल है। दोनों टीमें गो के स्टेडियम पहुंच चुकी हैं शाम 5 बजे से और उनका वार्म अप सेशन हुआ था कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर, लेकिन अभी फिल वक्त जो ग्राउंड है उसको कवर कर दिया गया है और बारिश हो रही है और तमाम जो खिलाड़ी हैं वो इस टाइम पवेलियन के अंदर मौजूद है और जो टॉस है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो डिले हो जाएगा और अब से कुछ देर बाद बाकायदा तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इंफॉर्मेशन भी हमें रिसीव हो जाएगी कि टॉस जो डिले है वो कब होगा क्योंकि 7 बजे ऑफिशियल टाइम है मैच के स्टार्ट होने का। तो लेट्स सी क्या होता है क्योंकि अभी तक टॉस के कोई और मैचेस भी मुतासिर हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक है उस्मान, और कितनी प्रेडिक्शन है, यानी आज का मैच मुतासिर होगा, उसके बाद कितने दिन तक ये बारिश का जो स्पेल है ये चल सकता है, ये कितने मैचेस मुतासिर हो सकते हैं? अनम, ये 4 अप्रैल तक महकमा मौसमियात ने प्रेडिक्शन दी हुई है लाहौर और गिरदो नवाब में बारिश की और थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश के इम्कानात जाहिर किए गए हैं और आज भी सुबह से ही लाहौर के अंदर वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और अभी जब मैच शुरू होने से पहले भी कुछ देर के लिए हल्की बारिश हुई थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि बारिश का जो स्पेल है वो थोड़ा तेज हो गया है और शिद्दत ज़्यादा है बारिश की, जिसकी वजह से अब ग्राउंड को मुकम्मल तौर पर कवर किया जा रहा है और अगर इसी तरह चलता रहा तो ये ना हो कि मैच फिर से ज़्यादा मुतासिर हो जाए। फिर से मुतासिर हो जाए, लेकिन उन टीम्स के लिए जिन्होंने अभी तक एक भी पॉइंट नहीं लिया उनको तो शायद ये बारिश जो है वो रहमत ही लग रही हो, कहीं से तो पॉइंट आ जाएगा। अच्छा ओवैस, मैं इससे पहले बात करी थी आजम खान के हवाले से, अब उनको कंपेयर करना ऐसे जो माजी में हमारे खिलाड़ी रहे हैं जो जिनका वजन जो है वो ज़्यादा रहा है, तो उनके साथ आपको लगता है कि ये उसी तरह से खेल रहे हैं या आपको लगता है कि नहीं कहीं ना कहीं इनको रनिंग बिटवीन विकेट्स जो हैं वो प्रॉब्लम कर रही है या वहाँ पर इनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? इस PSL से पहले अभी भी कुछ फ्लॉज तो डेफिनेटली हर एक बैट्समैन के अंदर जिसको आप ओवरकम करते हो। मैं खुद एक फील आज भी करता हूँ कि आजम खान को बहुत जल्दी पाकिस्तान टीम के अंदर मौका मिला था क्योंकि आपने डोमेस्टिक रिकॉर्ड नहीं देखा, PSL में उसने फायर पावर के उठा के हमने पाकिस्तान टीम में डाल दिया था। अगर आप उसका ब्रेकडाउन भी निकालो तो ही इज़ वेरी गुड पावर हिटर अगेंस्ट मीडियम पेसेस, इवन स्पिनर्स को अच्छा वो टैकल कर लेता है। उसका जो एक स्ट्रॉन्ग जोन है आपने देखा होगा, मिड विकेट रीजन है, लॉन्ग ऑन की बात करें, डीप मिड विकेट की बात कर लें तो ये स्ट्रॉन्ग उसके मिड अपना जोन है क्योंकि लॉन्ग हैंडल अच्छा यूज़ करता है। लेकिन जब आप उसकी थोड़ा नेगेटिव पॉइंट्स पे आ जाते हो, क्योंकि मोबिलिटी की जो हम बात करें तो उसने एजिलिटी में थोड़ा सा काम किया कि कल वो जो रनिंग बिटवीन द विकेट्स आपने कहा ना, थोड़ा सा फर्क नजर आता है कि उसने काम किया। देखें जो चीज़ है वो बतानी है, मुझे पता लोग हमेशा उसके नेगेटिव पे बात करते हैं लेकिन ही इज डन हिज वर्क जो उसने किया था फिटनेस पे। लेकिन जब आप उसकी अगर प्रॉपर बॉलिंग स्पेल्स के खिलाफ अगर आप आए ना, अगर ये सपोर्टिव विकेट हो ना पेस बैटरी के लिए और आपके पास बॉलर हो जो कि लगभग 145-146 करता हो, जो एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर है, ये स्ट्रगल करता है आजम खान क्योंकि पेस बैटरी के खिलाफ एज सच को इतना इंप्रेसिव रिकॉर्ड नहीं। मैं फास्ट बॉलर्स के खिलाफ बात कर रहा हूँ, मीडियम पेसर्स के खिलाफ नहीं, क्योंकि अगर आपका अच्छा शॉर्ट पिचेस की बॉडी पे आता है, फेस पे आता है, तो यहाँ स्ट्रगल करते हुए आपको नजर आते हैं। कल भी अगर आप उनका थोड़ा सा स्कोरिंग रन्स देखें, जो मैं अभी यासिर भाई से बात कर रहा था कि ज्यादा उनका स्कोरिंग रन्स वही मिड विकेट वाली साइड पे है, लॉन्ग ऑन पे उन्हें स्कोर अच्छा किया, उसके अलावा थोड़ा सा आप डीप स्क्वायर पे चले जाएं स्कोर है। लेकिन जब आप बात करते हो ऑफ साइड पे, जहां पर आपने डीप इन द विकेट आपने अगर कट करना है बॉल को, स्पिनर की बात कर रहा हूँ, या आपने एक्स्ट्रा कवर पे खेलना है, वहां पर एज सच कोई स्कोर इतना भी नहीं था। बॉलर्स की भी गलती है कि उन्होंने उस तरफ स्लोअर वन करवाने की कोशिश ही नहीं की। आमिर ने एक करवाई है जिसपे वो उनका अपना कैच आउट हुआ है, बाकी रिशाद हुसैन ने बड़ा एक इंपॉर्टेंट कैच उनका छोड़ा था। तो कल स्लॉपी फील्डिंग भी दोनों टीम्स की तरफ से आपको नजर आई है। लेकिन एट द एंड मेरे ख्याल से एक ड्रॉ करना चाह रही थी इंजमामुल हक के हवाले से, कि ठीक है उस वक्त उनके ऊपर भी तनकीद हो रही थी भाई जब इंजमाम टीम में थे कि वो ओवर वेट है, लेकिन इतने लंबे अरसे तक उन्होंने सर्वाइव भी किया और उसी वेट के साथ उन्होंने कैरी भी किया। लेकिन इंजी भाई ने ओवर द टाइम वेट रिड्यूस भी किया और वो ही वाज कंसिस्टेंट परफॉर्मर इन एवरी गेम, ही यूज्ड टू गेट रन्स। तो वो जो था उनका प्रॉब्लम ये वाला तो उनका भी था ना, रनिंग बिटवीन विकेट्स। हाँ, लेकिन देखिए वो लंबी क्रिकेट होती थी, टेस्ट क्रिकेट होती थी या वनडे होती थी, उसमें स्टैमिना बिल्ड हो जाता है। उस वक्त T20 नहीं था या रनिंग बिटवीन द विकेट तो ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है ही, बट यू नो जहाँ पे आपको कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनके साथ आपको एक सिंगल नहीं ले सकते,
तो इंजी भाई वन ऑफ दोस्त थे, तो लेकिन फिर भी वो ट्राई करते थे और मैं तो एक दफ़ा रनर भी हुआ उनके साथ। अच्छा, तो कैसा एक्सपीरियंस था वो एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैं उस पे था, स्ट्राइक पे था, मैंने बॉल खेला शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ और मैं बॉल को देख रहा था अच्छा और वो इधर पहुंच गए थे। तो फिर मैं 87 पे था। तो फिर मैं जब देखे इंसी भाई आउट करा दिया तो मैंने फिर निकल गया, मैं रन आउट हो गया। मैंने अपने आप को जो अभी यासिर भी बात करें ना, कुछ इंजी भाई की जगह कोई और होता मैं कहता हूँ वेट। कुछ अपना ना कुछ प्लेयर्स की बात करें ना, एक तो देखें हम तो बात करें ना कि मॉडर्न डे स्ट्राइक रेट की बात कर लेते हैं या एग्रेसिव हार्ड हिटिंग बैट्समैन की बात करते हैं। कुछ प्लेयर्स इनके अंदर ऐसे भी होते हैं जो कि हम कहते हैं खोचल प्लेयर्स होते हैं। किस सेंस में कि उसका इतना माइंडसेट काम करता है। टर्म्स निकाल के ला रहे हैं, देखो क्रिकेट में ये टर्म्स हैं, उनको पता है। हम कसम से ऐसे कुछ प्लेयर्स होते हैं, बड़ा लो लेवल का वर्ड है लेकिन तो क्योंकि ऐसे कुछ प्लेयर्स होते हैं किस सेंस में कि वो जज कर लेते हैं कि अगर मैंने शॉट कहां पर खेली, अगर विद अ सॉफ्ट हैंड खेली है तो जो फील्डर सामने खड़ा है क्या वो राइट हैंड का है या लेफ्ट हैंड का, क्योंकि जब लेफ्ट में जाती है तो आपके जेहन में इतना, मैं कहा ना कि आपका छठी सेंस काम कर रही होती है उस वक्त कि मैंने उससे सिंगल कैसे निकालना है। अच्छा, आजम थोड़ा डिफरेंट है इस कंपेयर टू। अच्छा अवैस, ये चीज़ पहले हम लोग बहुत नोट करते थे, ये चीज़ें हमें पता होती थी, ये कैलकुलेशन हमारे पास होती थी। अब थोड़ी क्रिकेट जो है ना डिफरेंट हो गया, इसके डायनामिक्स चेंज हो गए, इनकी कैलकुलेशंस चेंज हो गई हैं। अब आप ये नहीं देखते कि यार ये लेफ्ट हैंड है राइट हैंड है, क्योंकि लड़कों की फील्डिंग भी बेहतर हुई है पहले से, इंप्रूव हुई है चीजें, इंप्रूव हुई है, फील्डिंग में इंप्रूवमेंट्स आई हैं। अनफॉर्चुनेट है कि हमारी क्रेडिट है वो देना चाहिए, बिल्कुल इधर कैचेस हम ज़्यादा ड्रॉप करते हैं, अदरवाइज अगर आप देखो तो फील्डिंग इंप्रूव हुई है ओवरऑल। फील्डिंग इंप्रूव हुई है, लेकिन जो एक वर्ल्ड क्लास हमारी बॉलिंग, एक डर, एक फियर था, वो कहीं ना कहीं जो है वो मिस होता हुआ या खत्म होता हुआ हमें नजर आ रहा है। हमारी बॉलिंग उस ये तरह कैसे से खत्म हुआ? देखें, अगर आप जो यासिर भी बात करें, अगर आप दुनिया क्रिकेट की लीग्स को उठा के देखें जो उनके टॉप टियर प्लेयर्स होते हैं, कभी आपने सुना होगा कि चल इंडियन प्रीमियर लीग से स्टार्ट करता हूँ कि उनके प्लेयर्स जाके बिग बैश खेल रहे हैं या इंग्लिश में जो IL T20 यूएई के अंदर होती हैं जाके कहीं भी खेल रहे हो। इंग्लैंड के आप प्लेयर्स को उठा के, बॉलिंग यूनिट को उठा के देख लो, जोफ्रा आर्चर जाके IPL खेलते हैं, उसके अलावा शायद मैंने बिग बैश में भी उनको बहुत अरसे से नहीं देखा। मैं किस सेंस में कह रहा हूँ, जब आप एक अपने एक्यूरेट बॉलर्स को उठा के जब अपनी लीग्स में भेजते हैं ना, तो वहाँ पर जितने भी डेटा एनालिस्ट बैठे होते हैं वो उठा के आपका सारा का सारा डेटा वो निकालते हैं, वो शेयर करते हैं पूरी दुनिया क्रिकेट के अंदर। वो लिंक्ड अप होते हैं एनालिस्ट, वो शेयर करते हैं कि यार ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये वीक पॉइंट है इसका। उस्मान तारिक फॉर एग्जांपल अभी इतना नहीं खेला, पाकिस्तान खेल रहा है, डेटा शेयर हो रहा है ना, अब उनको समझ में आ गई कि यार ठीक है इसका पॉज का एक्शन है, थोड़ा सा अगर केयरफुल वॉच करते हो, एग्रेसिव अप्रोच से जाओगे, थोड़ा ये प्रेशर के अंदर जरूर जाएगा। बिल्कुल, तो बहुत लर्निंग हो रही है, रीडिंग हो रही है, लर्न कर रहे हैं लोग। लेकिन आने वाले वक्तों में आप देखिएगा कि जो सबसे ज़्यादा जो बचेगा ना बॉलर, वही होगा कि जो सबसे ज़्यादा डिफरेंट होगा। बैक ऑफ द हैंड मतलब अगर आप ऐसे बॉलर को जो कि प्रिडिक्टेबल बॉलर्स हैं, चाहे वो 160 पे भी बॉल करेंगे ना, वो मार ही खाएंगे। क्योंकि अभी भी जब बॉलर्स की बात होती है तो वही सबको वसीम अकरम याद आते हैं, वही शोएब अख्तर याद आते हैं और वो इमरान खान याद आते हैं। अभी के बॉलर्स, देखिए वो तो लेजेंड्स हैं, नहीं ऑफ कोर्स लेजेंड्स, हमने आगे भी लेजेंड्स बनाने हैं या नहीं बनाने, बट वो तो आपको सदियों में वसीम अकरम मिलेगा, आपको पूरी सदी में एक वसीम अकरम मिलेगा। इमरान खान जैसा ऑलराउंडर आपको पूरी सदी में एक मिलेगा, ठीक है। चलिए उनके करीब तो पहुंच जाएं। शोएब अख्तर जैसा तेज बॉलर आपको सदियों में, हाँ बट आना चाहिए, पाकिस्तान के पास टैलेंट आना चाहिए। शाहीन से हमें एक उम्मीद, एटलीस्ट 2 डेकेड्स के बाद तो या 3 डेकेड्स के बाद यासिर बात करें, देखें क्योंकि नई जनरेशन को भी आपने इंस्पायर करने के लिए कोई तो होना चाहिए। पेस बैटरी की आपने बात की ना, फॉर एग्जांपल कल एक लड़का खेल रहा था, मोहम्मद आमिर खान की बात करें, उसने 4 में शायद 44 तो जरूर बनाया है, लेकिन ही इज गुड 145 144। लेकिन क्या है कि क्योंकि इस स्टेज के लिए वो नया है, उसका इतना कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। एहसानुल्लाह कराची के पास बाहर बैठा हुआ है, राइट हैंड। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जो आप बात करिए ना वसीम अकरम बड़ों की बात करें, उस टाइम T20 क्रिकेट या इतनी ज्यादा एक्सटेंसिव क्रिकेट नहीं थी। अब इतनी ज्यादा क्रिकेट होगी है कि आपके प्लेयर को वर्कलोड मैनेज करना चैलेंज हो चुका हुआ है। वो जो पेस बैटरी की बात करें, इसलिए थोड़ा सा वो उसमें अच्छा, बारिश जो है वो आड़े आ गई है, बार बार हम बता भी रहे हैं। अब टॉस जो है वो ताखीर का शिकार ऑफिशियली हो चुका है, क्योंकि 36 मिनट हो चुके हैं और अभी तक टॉस नहीं हुआ। लाहौर में जो है जिस तरह उस्मान ने बताया कि पहले भी बारिश जो है वो शुरू हो गई। अब टॉस ताखीर का शिकार हुआ है, क्या मैच भी ताखीर का शिकार हो सकता है या फिर इस मैच को महदूद ओवर्स तक ले जाया जाएगा, इस पर हम बात करेंगे। और एक और खबर सामने आई कि कराची किंग्स ने मकामी और गैर मुल्की खिलाड़ियों को चंद रोज की जो छुट्टी है वो दे दी है। ये क्या मामला है, इस पर भी उस्मान से डिटेल्स जानेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक शामिल करते हैं।
बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। उस्मान की तरफ डायरेक्टली चलते हैं। उस्मान बताइए, ये जो गैर मुल्की और मुल्की खिलाड़ियों को छुट्टी पर भेजा गया है, ये क्या वजह है और कहाँ जा रहे हैं सारे? ये कह रही हैं आप भी छुट्टी कर लें थोड़े दिन। मैं ये कह रही हूँ कि हमें छुट्टी कब मिलेगी? काश हमें भी छुट्टी मिल जाए, लेकिन खैर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने व्यूवर्स को बताना भी है कि क्या चल रहा है। बेसिकली कराची किंग्स का जो नेक्स्ट मैच है वो 9 अप्रैल को होना है और अभी 6 दिन का गैप है। तो कुछ खिलाड़ी, खास तौर पर जो कराची किंग्स के कप्तान है डेविड वार्नर और उसके साथ साथ जो एडम जैम्पा हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कराची किंग्स की टीम मैनेजमेंट से कि उन्हें चंद रोज की छुट्टी दे दें, वो अपनी फैमिली से मिल आते हैं। तो उसके साथ साथ एक मुकामी खिलाड़ी हैं हसन अली, फास्ट बॉलर हैं कराची किंग्स के, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की। तो इन तीनों खिलाड़ियों की जो रिक्वेस्ट है वो मंजूर कर ली है कराची किंग्स ने और ये तीनों खिलाड़ी 9 अप्रैल से पहले टीम को ज्वाइन करेंगे। कुछ जगह पर मुतज़ाद खबरें भी चल रही थी कि शायद 2 गैर मुल्की खिलाड़ी लीग छोड़कर वापस जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। टीम मैनेजमेंट कराची किंग्स की जानिब से ये वजाहत की गई है कि वो छुट्टी उनको दी गई है और वो चंद रोज़ अपनी फैमिली के साथ गुजारने के बाद वापस कराची किंग्स के स्क्वाड को ज्वाइन कर लेंगे। ऑल राइट, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फैंस को ये खबर जो है वो पहुंच गई होगी। अच्छा, ओवैस ने भी ये खबर दी थी, मैं चाहूँगी कि ओवैस इसके बारे में थोड़ी सी मजीद डिटेल्स बताएं। डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में आपने बताया था कि खुरम नियाजी की जगह अब यूनुस खान जो है वो अपॉइंट होंगे। ये खबरें तो चल रही हैं लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं है स्टेटमेंट तो नहीं है, लेकिन उस्मान भी शायद इसमें बेहतर हमें गाइड कर सकें। लेकिन खुरम नियाजी ने अभी तक जितना काम किया है, अच्छा काम किया डोमेस्टिक में, चाहे वो स्कूल क्रिकेट के बारे में हो, चाहे आप क्लब चैंपियनशिप की बात करें, डोमेस्टिक के अंदर लड़कों को कॉन्ट्रैक्ट्स को रीवैप करना एक बड़ी इंपॉर्टेंट सीट होती है हमेशा जब आप डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हैं। मेरे लिए बड़ा हमेशा वो सीट ऐसी है कि मैं कहता हूँ वो बंदा आना चाहिए जिसने जो नीचे से ऊपर आया, जिसको पता हो कि यार क्लब्स के क्या इश्यूज हैं, डोमेस्टिक सर्किट के अंदर क्या इशू है। सबसे अच्छी चीज जो यूनुस खान सूटेबल लगते हैं आपको इस पोजीशन के लिए? देखिए, चैलेंज जरूर है। मैं खुद भी इस चीज पे जरा, अब मैं और यूनुस पे अपना यासिर भी बात कर रहे थे कि यूनुस खान इस पोजीशन के ऊपर अगर आए भी तो किस टर्म्स के ऊपर आते हैं, क्योंकि कोचिंग के अंदर एक बहुत बड़ा नाम अंडर 19 के साथ उनको जोड़ा गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेट वो आगे चल नहीं सका। क्योंकि इस यंग एज के अंदर मैं स्पेसिफिकली कहता हूँ, हमेशा जब भी प्लेयर खेल रहा होता है, मेरा भी एक रोल मॉडल रहा है कि यार मैंने इसकी तरह बनना है। मेरी बड़ी हमेशा, आपको पता है लास्ट टाइम हम जब हमने लेजेंड्स के साथ प्रोग्राम किया, हम यही बात करते हुए हैं कि मेरी हमेशा शिकायत रही है कि जो एक बड़ा नाम है वो अंडर 19 के साथ क्यों नहीं काम करता। शुएब भाई हैं, मैं उनके साथ शेयर करता हूँ अपना रूम, मेरी बड़ी ख्वाहिश होती है क्योंकि इंटरेस्टिंग किस सेंस में, एक 17 साल का बच्चा 16 साल का ना, उस वक्त इंस्पिरेशन होती है, उसका ज़हन बन रहा होता है, वो कहता है यार मैंने इसकी तरह बनना है। उनके साथ काम करने का, उनको बनाने का एक जो मजा है वो पाकिस्तान, मुझे पता है पाकिस्तान सीनियर टीम में मार्केटिंग है, बहुत सी चीजें आपकी बीच में आ जाती हैं, आपकी प्रोफाइल बहुत तगड़ी होती है, लेकिन मजा उनके साथ मेहनत करने में। सो अगर यूनुस भाई आते हैं सीट पे, दिस विल बी अ बिग ऑप्शन। चले मैं उस्मान से इस बारे में पूछ लेती हूँ। उस्मान, क्या खबरें इससे मुतालिक? देखिए, कुछ जगह पे मैंने भी देखी है, सोशल मीडिया पे ज़्यादा ये खबर गर्दिश कर रही है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अभी तक इस हवाले से कोई तस्दीक नहीं की गई और ना ही कहीं ज़राए हमें बता रहे हैं कि यूनुस खान की कोई इस तरह की अपॉइंटमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। अभी कल ही हमने देखा था कि खुरम नियाजी जो कि डायरेक्टर डोमेस्टिक है, कल जब मैच हो रहा था कज़ाफ़ी स्टेडियम, तो वहाँ पर अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो निभा रहे थे। लेकिन लेट्स सी कि क्या होता है। अभी तक जो बावसूख ज़राए हैं उनकी जानिब से कोई तस्दीक नहीं हुई कि यूनुस खान को अप्रोच किया गया है इस हवाले से। ठीक है यासिर भाई, अगर ऐसा होता है तो कैसे देख रहे हैं आप इस अपॉइंटमेंट को? देखिए, ये जॉब जो है ये बड़ी डेडिकेटेड जॉब है, ठीक है। डोमेस्टिक के आप हेड हैं, आपने सारी चीज़ों को देखना है, आपने एज ग्रुप को देखना है, आपने फ़र्स्ट क्लास को देखना है, आपने उसमें बेहतरी लानी है, फिर आपने इवन मैं तो ये सुना है कि जो ये नियाजी साहब हैं, ये कोचेस के साथ ये कॉन्फ्रेंस कॉल्स और बड़ा ज़्यादा कनेक्टेड थे, इंगेज थे। यूनुस भाई नो डाउट उनका पैशन और उनका जो इज ही द राइट मैन क्रिकेटिंग, मैं उसी पे आ रहा हूँ। इज ही द राइट मैन, ये आपका क्वेश्चन है ना, इसका बड़ा लंबा आंसर है। इज ही द राइट, लेकिन हमारे टाइम के बीच में अगर आप जवाब दे नहीं, ये हो नहीं सकेगा। नहीं, बहुत लंबी बात करनी है आपने। देखिए, बात ये कि अगर वो विलिंग है ना, उनको पैशन है, कोई भी बंदा हो, चाहे जो भी हो, जिसने क्रिकेट खेली हुई है पाकिस्तान के लिए और लंबी क्रिकेट खेली है और डोमेस्टिक की लंबी क्रिकेट खेली है, अगर पैशन है तो वो ये काम कर सकता है। और यूनुस भाई से अच्छा बंदा तो हो ही नहीं सकता अगर वो विलिंग है तो। उनकी टर्म्स ये होंगी कि कोई इनके काम में इंटरफेयर ना करे। दिस इज द फर्स्ट टर्म ही वांट। 19 में भी याद है ना आपको, ये था उनका, मैं कहता हूं बेस्ट था उनका, बिल्कुल सही था। देखो, हर किसी की अपनी जॉब होती है ना, क्योंकि कल जवाब दे वो हैं, अगर इंटरफेरेंस होती रहेगी, आप टाइम नहीं देंगे तो देखिए, अगर यूनुस भाई
कल को किसी और के काम में बोलते हैं, या मुझे कोई जॉब मिलती है मैं किसी और के काम में बोलता हूँ, या आप खबरें पढ़िए मैं आके खबरें पढ़ना शुरू कर दूँ वैसे ही खड़ा होकर खबरें, तो वो चीज़ जो है वो इदारे को ख़राब करती है, वो बुरा, उसके जो ऑप्टिक्स है बुरे लगते हैं। तो वो यूनुस भाई पहले काम उसी को साजे, मैं बिल्कुल उनसे एग्री करता हूँ, उन्होंने पूरा डिस्कस मेरे से किया था, मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर की ये चीज़ कि देखिए वो ऐसा बंदा वो कहते हैं यार मेरा ये डोमेन है, मैं करूँगा, मैं अच्छा करूंगा बुरा करूंगा, इसका मैं आपको रिजल्ट आई थिंक ये सबकी यही अप्रोच होनी चाहिए, चाहे वो कोचेस हैं चाहे वो किसी भी लेवल पर काम कर रहे हैं। कोचेस का भी तो यही प्रॉब्लम होता है ना कि वो कहते हैं कि हमारे बार बार इंटरवीन किया जाता है हमारे मामलात में, जितने भी हमारे कोचेस रहे, फिर कल जब मलबा डालना होता है तो बस फिर उन्हीं पे नजला गिरता है। देखिए जितने भी कोचेज़ हैं डेफिनेटली जब आप उनको हायर करते हो तो मैंने कहा ना एक लॉन्ग टर्म प्लान आप ज़रूर देते हो, उनके साथ डिस्कस करते हो। हमारा मसला यहाँ पर है कि हम शॉर्ट टर्म प्लान पे चलते हैं कि कोच आया तो एकदम उसको रिजल्ट आया तो निकाल दिया, एक इवेंट हुआ और बस। मैं अंडर 19 की चले अगर मैं स्ट्रक्चर, क्योंकि अंडर 19 एक बेस स्ट्रक्चर है ना इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। अभी जब अंडर 19 हुआ, एशिया कप हम जीते, अनफॉर्चुनेट वर्ल्ड कप में हमारा एक मैच इंग्लैंड वाला वो आड़े आ गया था स्टार्ट के अंदर, जिसकी वजह से हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर सके। तब भी मैंने एक बात की थी कि यार ज़रूरी नहीं कि यार अगर परफॉर्मेंस नहीं तो आप उठा के सारा कोचिंग पैनल चेंज कर दो, इनको टाइम दो, साल दो दोगे तो ये रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन उनको इतना एम्पावर करो कि कल को जो डिसीजन वो लेंगे उसके वो जवाबदेह भी हों। अगर आप बीच में दखल अंदाजियाँ करेंगे तो ये कभी भी सुधरने वाला सेटअप नहीं है। और ये वो सेटअप है, हम बात करते हैं ना आज बैठ के कि अभिषेक शर्मा, ईशान किशन कहाँ से निकला, सूर्या कहाँ से निकला, इन सेटअप से निकले हैं, क्योंकि उस सेटअप को इतना एम्पावर किया अंडर 19 स्ट्रक्चर को इंडिया ने कि आज आपके सामने है वन ऑफ दी बेस्ट टीम, जिसको T20 के अंदर आपको नजर आती है, और क्रिकेट की भी आप बात कर लें। आपने इस सेटअप को एम्पावर करना है। यूनुस भाई हो जाए या बड़े नाम जब जुड़ते हैं ना ऐसी टीम्स के साथ, तो डेफिनेटली उनकी भी कोशिश होती है कि यार मेरा एक नाम है, मैंने पाकिस्तान को सर्व किया, उनको लेजेंड्स में गिना जाता है यूनुस खान को। डेफिनेटली वो एक प्रेशर भी होता है आपके ऊपर कि यार मैंने परफॉर्म करना है। अब सरफराज भाई को अगर आप लेके आए ना स्ट्रक्चर अंडर 19 के अंदर, पाकिस्तान शाहीन्स का आपने कोच बनाया था, उनका स्पैम छोटा रहा पाकिस्तान के लिए, लेकिन उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई हुई है। वो एक उसके बैक एंड के ऊपर एक चीज होती है कि यार मैंने पाकिस्तान को सर्व किया, मेरा एक दमखम है, मैंने उस नाम को, लेगेसी को कैरी करना है। तो डेफिनेटली फिर ये चीज आती है कि यार जो मैं चाह रहा हूं, बताता हूं आपको वैस बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम बड़े अरसे से अपना फ्लेयर मिस कर रही है। ठीक है, हम पहले प्रेशर सिचुएशन में हम ऊपर के ऊपर आते थे, प्रेशर सिचुएशन हम मांगते कि प्रेशर सिचुएशन, अभी हमारे पे प्रेशर हावी हो जाता है। अब हम प्रेशर आता है तो हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं, हम चोक हो जाते हैं। दिस इज वेरी अलार्मिंग। ये पहले पाकिस्तान टीम के साथ नहीं होता था। हम लोग जब क्रिकेट खेले, हम जब प्रेशर आता था तो हमें वो अलार्म होता था कि यार नाउ दिस इज द टाइम, कि बल्कि चैलेंज के तौर पर लेते थे, हमने रेस करना है। बिल्कुल, हमने वहां से रेस करना है। अब जो है ना, अब अनफॉर्चुनेटली जो है, अनफॉर्चुनेटली हम लोगों की जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है नीचे आई, और फ्लेयर हम लोग मिस कर रहे हैं। हम अपना, हमारा एक फ्लेयर है, हम लोग का अपना एक अंदाज है, हम लोग वो मिस कर रहे हैं पाकिस्तान टीम। बिल्कुल वो सेटअप, वो जब तक लास्ट बात करूंगा, वो जब तक हम डोमेस्टिक की टीम्स में हम फ्लेयर लेके नहीं आएंगे, वो हम इंटरनेशनल में नहीं लेके आ सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं नहीं देखता डोमेस्टिक के किसी रीजन की टीम में, किसी डिपार्टमेंट की टीम में, कि वो फ्लेयर आपको नजर आए, नहीं। कोई बड़ी तब्दीलियां ऐसी नहीं हो रही कि हम अभी होप बिल्कुल करें। जो कोचेस भी आपके पास आते हैं, सबक पढ़ते हैं, चले जाते हैं इस तरह। हम कोचेस के साथ लड़ते थे, हम कोचेस के साथ फाइट करते थे, और कोच भी हमसे फाइट करते थे एज ए प्लेयर। असल में ना तो यासिर भाई अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में सब लगे हुए, चाहे वो प्लेयर्स हैं चाहे वो कोचेस हैं। तो ये अगर जी सर यस सर वाला कल्चर होगा तो चीजें फिर ठीक नहीं हो सकती। अच्छा उस्मान, एक और चीज, फखर जमान की जानिब से जो अपील की गई थी फिर उसको मुस्तरद कर दिया गया। अब ये जो खबरें सामने आ रही हैं कि वो कोर्ट से रुजू करने वाले हैं, इस पर थोड़ा सा बताएं, ये इसमें कितनी सदाकत है? देखें, पहली बात तो ये है कि फ़खर ज़मान शायद अब फेस सेविंग के ऊपर है, और जो उनसे गलती हो गई है मैच के अंदर कराची किंग्स के खिलाफ बॉल टेम्परिंग की, उसको कहीं ना कहीं पे छुपाने के लिए मैं समझता हूँ कि वो अगर इस तरह का कोई फैसला करते हैं तो वो हो सकता है। लेकिन अभी फिल वक्त ऐसी कोई बात सामने नहीं आई जो हम इस चीज़ पर तस्दीक कर सकें कि आया कि फ़खर ज़मान आगे किसी कोर्ट पर जाने का सोच रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रूल है और जो पाकिस्तान सुपर लीग का जो रूल है, उसके अंदर दो अपॉर्चुनिटीज होती हैं। एक तो मैच रेफरी के सामने आपकी समाअत होती है, और वो दोनों अपॉर्चुनिटीज वो अवेल, बिल्कुल सही है, वो अवेल कर चुके हैं। हमारे पास वक्त की कमी है उस्मान, माजरत के साथ मैं आपकी बात काट रही हूँ। मुझे जरा प्रेडिक्शन दे दें, आपसे शुरू कर लेते हैं। अगर मैच होता है या महदूद ओवर्स के साथ मैच होता है मुल्तान और लाहौर का, तो आपकी टीम क्या है और किस परसेंटेज के साथ?
आई थिंक मुझे लगता है कि अगर मैच होता है तो शायद मुल्तान को थोड़ा एज होगा क्योंकि फखर जमान नहीं है, तो मुझे लगता है 60-40 मुल्तान की फेवर में हो सकता है मैच, लेकिन अभी बारिश है, क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं यासिर भाई? मेरे ख्याल से तो बारिश ही होगी, लेकिन अगर मैच होता है बारिश जीतेगी। हाँ, बारिश जीत जाएगी। अच्छा, महदूद होते हैं अगर ओवर्स कम हो जाते हैं देन तो आई थिंक मुल्तान का, सही कह रहे हैं, मुल्तान का भी एक रिदम बन गया और फ़खर के ना होने से काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। कितने परसेंट का मार्जिन आप दे रहे हैं लाहौर? 60-40 60% मुल्तान को। ओवैस? नॉट बिग फैन ऑफ शाहीन शाह अफरीदी, Okay. लेकिन वो एक फाइटर कप्तान ज़रूर हैं। फॉर मी मुश्किल मैं ज़रूर कहूँगा क्योंकि मैं हमेशा मुल्तान की सपोर्ट की। फॉर मी 51 लाहौर एंड 49 बड़ा मुल्तान। क्लोज आपने मार्जिन दिया है। खैर बहरहाल जी, ये हमारी प्रेडिक्शन आ गई है। प्रोग्राम को करना है मुझे क्लोज। इंशाल्लाह आपसे करेंगे कल दोबारा मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।